वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो एक वेबसाइट है जो कि ये क्लेम करती है कि हमारी जो फोरकास्टिंग एक्यूरेसी है वो 90% अच्छा। है। अबाउट रेनिंग के बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो एक्यूरेसी है हमारी, उसमें वेदर फॉरकास्टिंग हमारी 90% एक्यूरेट। इसी तरह से ड्राइनेस की एक्यूरेसी के बारिश नहीं होगी उसकी एक्यूरेसी जो है वो हमारी जो है वो 80% है। और आप ये देखना चाहते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी में ये वेबसाइट मेरे लिए कितनी हेल्पफुल है कि इसकी एक्यूरेसी एक्चुअल में है कितनी, ये हम देखना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं, हमारे पास 4 किस्म की प्रोबेबिलिटीज हैं। ये में भी डिलीट हो जाए मैं अगर स्लाइड चेंज करता हूँ तो। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो पहली है पी ऑफ आर, कि रेनिंग की प्रोबेबिलिटी है कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन योर एरिया। नंबर 2 हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग प्रिडिक्टिंग रेन, इसको हम एफ पी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग गिवन रेन, इस ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग प्रिडिक्टिंग रेन when actually has rain, ये चीज है। द फोर्थ वन हमारे पास ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एफ, कि इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग व्हेन वेदर फोरकास्टिंग has already predicting rain। ये 4 किस्म की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। हमने इसको पी ऑफ आर, पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ गिवन आर और पी ऑफ आर गिवन एफ, इन चीजों से रिप्रेजेंट किया। इन चीजों में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। इधर तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल जो डेज हैं वो 100 डेज हैं। लेट्स से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम ये सपोज ये सोचते हैं कि लाहौर के अंदर हर 100 डेज में जो है वो बारिश जो है वो 10 डेज होती है, रेनी डे जो है वो 10 है, और जो ड्राइनेस के डेज हैं वो 90 है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितनी बनी है, क्या होगी अगर निकाला जाए? जी कितनी है? एनीवन? रेंज जो है वो 10% है, तो 100 डे 90 डेज, तो
100 में से 10% जो है वो रेन है, 90% जो है ड्राइनेस रहती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितनी हुई? एक्चुअली है ये कि 90% है, तो इन एक्चुअल कितने डेज बारिश की प्रेडिक्शन सही होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन क्या है कि अगर 10 दिन बारिश हुई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है वो 9 डेज तो होगी ना। 9 डेज करेक्ट प्रिडिक्शन होगी, 90% है ना सही। कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% थी, जो पहले हमने स्टेटमेंट लिखी थी। इसका मतलब है कि हर 10 दिन में से अगर टोटल 10 दिन बारिश होती है तो 9 दिन उन्होंने उसको प्रिडिक्ट किया होगा रेन को। बाकी रह गए हमारे पास 90 डेज। 90 डेज के अंदर इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ड्राइनेस की वो ये है कि उन्होंने कितने दिन इसके अंदर प्रिडिक्शन की होगी रॉन्ग कि उस दिन बारिश हुई होगी, लेकिन उन्होंने ड्राइनेस की प्रिडिक्शन दी है। कितने दिन होंगे? 80% एक्यूरेट था। हाँ 80% है, तो 18 दिन ऐसे होंगे जिनमें उन्होंने ये कहा होगा कि आज जो है वो डे जो है वो खुश्क रहेगा, लेकिन उस दिन बारिश हुई होगी। ऐसा ही है। ये उनकी रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के उन्होंने कहा था बिल्कुल, लेकिन ये हुआ हाँ जी, ड्राइनेस की कहा था लेकिन ये हुई होगी। तो ये टोटल जो है वो प्रिडिक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग, इसका मतलब है कि उन्होंने टोटल ऐसे डेज जिनमें फोरकास्टिंग की होगी कि बारिश हुई है, वो हमारे पास कितने होंगे? 9 + 18। नहीं। ठीक है, तो ये कितने बनते हैं? 27%। 27। आप 100 में से 27 डेज उन्होंने फोरकास्टिंग जो है वो प्रिडिक्शन रेन की होगी। अब ये 27%, 27 टोटल बनते हैं, 27 डेज कह लें या 27% कह लें उसको। लेकिन इस वक्त हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम इसको निकालें कि इस 27 दिनों में इन्होंने 27 दिन ये प्रेडिक्शन की है कि बारिश होगी, लेकिन इसमें एक्चुअल कितने दिन बारिश हुई है? कितने दिन बारिश हुई है? 9 दिन 9 हुई दिन। है, 9 दिन बारिश हुई है। नो, 9 डेज बारिश हुई हाँ है। 9 दिन इसके हिसाब से, तो 9/27 दैट इज इक्वल टू 1/33। 0.3। 33%। 33%। ये वो प्रोबेबिलिटी है, ये वाली, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर के बारिश हुई, कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी जब प्रिडिक्शन हुई, ये बनती है। ओके, के 33% ये कि हाँ कि प्रेडिक्शन प्रिडिक्शन की की है हुई थी, प्रिडिक्शन और की हुई बारिश हुई। थी और बारिश हुई, 33% है। फोरकास्ट हुई थी और प्रिडिक्शन की है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिखूं कि पी आर गिवन एफ, तो ये फॉर्मूला उसी बेस रूल के तहत क्या बनता है? इसको हम ये कह लें कि एफ ऑफ आर, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कोई 90% वाली बात, लेकिन ये 90% वाली बात नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकंड, चले पहले हम इस तरह करते हैं, ये निकल आई। अब हम ये निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी इसको हम इस तरह से नहीं निकालते, आर गिवन एफ, probability of R given F is equal to
प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, एफ गिवन आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, आर R डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. अब ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन आर क्या थी, ये क्या थी, ये तो उन्होंने हमें बताई थी कि 90% हमारी एक्यूरेसी है, मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि 90% एक्यूरेसी मीन 0.9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, ये सॉरी ये आपके पास थी 0.1, 0.1, क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 दिन बारिश होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है वो 0.1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग वो कितनी थी, 0.27 कह लें, 27%, ये वाली, तो इनको कैलकुलेट करें तो ये 33% बनती है। ये वही चीज है जो 33% आपने वैसे नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो जो प्रोबेबिलिटी थी कि प्रोबेबिलिटी एफ गिवन आर, वो उन्होंने वेदर फोरकास्टिंग की वेबसाइट पे बताई हुई थी, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, आप ये देखना चाहते थे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि आप वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि फोरकास्ट हुई है कि नहीं हुई। अगर फोरकास्ट हुई है, ये फोरकास्ट गिवन है, तो क्या रेन होगी कि नहीं होगी, ये टोटल उसकी एक्यूरेसी 33%। यानी कि अगर आपको एक गिवन हो तो आप उसकी रिवर्स से दूसरी निकाल सकते हैं। गोट द पॉइंट। यस, मींस उन्होंने अगर आज की प्रेडिक्शन की हुई है तो उन्होंने अगर ये कहा हुआ है कि हमारी फोरकास्टिंग जो है वो 90% सही है, तो एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेन हुई और हमने फोरकास्ट भी की, जबकि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, आप तो ये थे कि उन्होंने फोरकास्ट की, क्या अब रेन होगी कि नहीं होगी। अगर आपके पास एफ गिवन आर मौजूद है तो आप उसकी बेस पे आर गिवन एफ भी जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि आप फ्यूचर प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। एफ गिवन आर जो है वो प्रीवियस है, कि प्रीवियस डेज में क्या के रेन हुई थी और प्रिडिक्शन भी हुई, लेकिन अब आप चाहते हैं कि प्रिडिक्शन हुई, अब फ्यूचर में क्या रेन होगी कि नहीं, कल या आज रेन होगी कि नहीं, सुबह के टाइम आपने देखा और आप उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये बेस रूल वही है कि जिसमें आपको ये होता है कि आपको हिस्टोरिकल डेटा दिया गया है और आप उसकी बेस पे ये निकालना चाहते हैं कि अब नए घर की प्राइस बताएं। तो ये रैंडम वेरिएबल से ये देखें कि जो 90% लग रही थी वो 90% नहीं है, बल्कि वो 33% है, उसकी एक्यूरेसी टोटल 33% है। ये रैंडम वेरिएबल्स में इस तरह के क्वेश्चन अगर बीएससी में स्टैट किसी ने पढ़ी है तो बेस रूल के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ किया होगा। अब कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ इसकी एग्जांपल हम चले हाउसिंग वाली ले लेते हैं कि वो कैसे होगी। कि हमारे पास एक सेकंड, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, उसी फॉर्मूले को लिखो कि दोबारा
अब मैं इसको मशीन लर्निंग की फॉर्म में इंटरप्रेट करता हूँ। मशीन लर्निंग की फॉर्म में इसको हमारा कहते हैं प्रायर गैस या प्रायर बिलीफ। इसको कहते हैं लाइकलीहुड, ये वाली टर्म, लाइकलीहुड। और इसको कहते हैं रीनॉर्मलाइज फैक्टर, नॉर्मलाइज फैक्टर या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस फॉर्मूले को है। हमारे पास होता क्या है कि वी हैव, आपके पास आपको जो गिवन है वो हमारे पास हाउसिंग प्राइसेस में एक चीज एक्स गिवन है और एक चीज वाई गिवन है कि हमारे पास कि ये फीचर है। फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ द साइज, फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग मैं यही कहता हूँ कि एक्स जो है वो एरिया ऑफ द हाउस है और उसके बाद उसकी प्राइस लिखी होती है कि इसकी इतने करोड़ है, इसकी इतने करोड़ है, इसकी इतने करोड़ है। हमने ट्रेनिंग डेटा लिया, हमारे पास एक्स और वाई दोनों चीजें गिवन है। हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि हिडन होता है थीटा, ये हमारे पास हिडन है। ये जो थीटा है हर वाई की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा होता है। हम इसकी वैल्यू को अफेक्ट हुए देखते हैं लेकिन हम इसको जानते नहीं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। हमारा एक, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद हम प्राइसेस इकट्ठी करते हैं, कुछ डेटा सेट इकट्ठा करते हैं और हमारा एक रफ सा बिलीफ होता है कि अच्छा थीटा की वैल्यू जो है वो कोई 0 से 5 के दरमियान होगी। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गिवन थीटा। ठीक है, कि थीटा गिवन है, हम जानते नहीं है कि वो क्या है लेकिन वो वैल्यू के ऊपर इफेक्ट कर चुका है क्योंकि वैल्यू वाई है, थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और हमारी किस चीज के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमने डेटा इकट्ठा किया हुआ बहुत सारा तो सपोज मैं उसको डी कह देता हूँ, तो ये चीज हमारे पास है कि जब भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो थीटा उसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो ये हमारे पास इस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी। हमारे पास एक प्रायर बिलीफ है, हमने ये बिलीफ रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 4 से 5 के दरमियान है, ये 0 से 5 के दरमियान है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा डेटा जो है वो प्लॉट करेंगे, सॉरी, हम पूरा डेटा प्लॉट करेंगे एक कंटिन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल आपका थीटा कोई यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल 4 और 5 के दरमियान आपने एक सोचा, आपका डेटा यहाँ 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 हर जगह प्लॉट हो जाएगा। आपने इसको देखा कि अच्छा कुछ डेटा इसके अंदर आ जाएगा, आपका ये ख्याल है कि थीटा, ये थीटा है, ये वैल्यूज ये सारी थीटा है। आपने कहा कि मेरा थीटा फॉर एग्जांपल 3 से 5 के दरमियान होगा, तो ये आपने एक बार लगाई और इसके अंदर भी कुछ डेटा आ जाएगा। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन थीटा, आप निकाल सकते हैं कि इसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये वाली प्रोबेबिलिटी है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन थीटा। आपने आपका रफ गैस था कि 3 से 5 के दरमियान कुछ वैल्यू है, आपने वो चीज जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो आप यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये चीज यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आपने वो यहाँ पे लिख देनी है इस जगह पे। दूसरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा, ये आपका एक गैस है, ये जो प्रायर बिलीफ कि क्या होगी। आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा सपोज मेरी जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 3 से 5 के दरमियान होगी, ये 70% बात सही है, तो आप यहाँ पे वो 70% 0.7 लिखेंगे, ठीक है। और ये आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये किस तरह से निकालेंगे, ये आपको अगर याद हो कि पिछली दफा हमने वो ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स निकाली थी, तो हमने यहाँ पे एक्स लिखा था और यहाँ पे सारे एक्स 1 2 3 4 5 6 से कैलकुलेट किए थे और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कैलकुलेट कर ली थी और एक्स खत्म हो गया था। जबकि यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 1। ये इसी तरह आपने फिर यहाँ पे निकाली, फिर यहाँ पे निकाली, उनको सम कर लिया, तो ये हमारे पास एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई थी कि जहाँ पे एक्स का हमने किस्सा ही खत्म कर दिया था कि एक्स तो गिवन ही है, हम इन सबको जो समेशन रूल निकाल के निकाला था, इसी तरह हम इस पूरी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकाल सकते हैं। अगर सारों की बार की डिस्ट्रीब्यूशन सबको सम कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी निकल आएगी। अगर ये फॉर्मूले के साथ हम इस तरह से लिखते हैं तो हम ये समझें कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि डेटा हमारे पास गिवन है और हमने थीटा जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हमारा गैस था कि थीटा जो है वो प्रायर बिलीफ था हमारा 0.7। अब कैलकुलेशन होगी, ये चेंज हो जाएगा, ये कुछ और आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा गिवन डी जो है वो हो सकता है अब 0.8 आ जाए। अब ये हमारी क्या है, ये हमारा न्यू बिलीफ है, पुराना वो था। अब हम क्या करेंगे, हम मार्केट में दोबारा जाएंगे, हम डेटा इकट्ठा करते हैं, हम 50 या 100 घरों का और डेटा इकट्ठा करते हैं क्योंकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम प्रायर, अब ये जो नए फॉर्मूला में ये चीज यहाँ पे फिट हो जाएगी आके इस जगह पे, ये अब प्रायर बिलीफ बन जाएगा नए डाटा के साथ कि हमारा पुराना बिलीफ ये है। पी ऑफ डी ऑफ थीटा हम निकाल लेंगे, पी ऑफ डी दोबारा से निकाल लेंगे, इस तरह हम आइट्रेशन करते जाएंगे और हमारी किसी टाइम पे प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है वो थीटा अपडेट करते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक टाइम पे आके हमारा थीटा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, या हम एक सर्टन फिगर के बाद कहते हैं कि अब इनफ हो चुका है, काफी ज्यादा हमने आइट्रेशंस कर ली हैं और हमारी अब थीटा की वैल्यू ये है। जी, got the point or not? हेलो, ये इसका टोटल सेंस बनती है कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से वर्क करती है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे कि वो फार्मूला जो हम यूज करते रहे हैं, वो जो जिसको हम मीन स्क्वायर एरर कहते थे, y माइनस थीटा ट्रांसपोज टी एक्स का स्क्वायर, और फिर समेशन कर लेते थे, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to m, और वो एरर को सम करते थे और वो सम ऑफ एरर जब मिनिमम होती थी तो हम कहते थे कि ये हमारी ये वैल्यूज है, ये जब एरर मिनिमम होगी तो वही हमारा मॉडल होगा, वही हमारी थीटास की वैल्यूज होंगी। ओके, ये चीज समझ आ गई आपको? जी सर। प्रैक्टिस करेंगे जी जी मुनीब, एक दो सिनेरियोस देखेंगे ना तो समझ और क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी तक तो समझ आ रही है, ठीक है। कि बेजियन रूल्स एक्चुअली में रिग्रेशन के अंदर या किसी भी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर किस तरह से काम करता है। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो
इनडायरेक्टली हम बेजियन रूल्स के साथ खेल रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ ओल्ड हिस्टोरिकल डेटा होता है और कुछ हमारा बिलीफ होता है। उस बिलीफ की बेस के ऊपर हम एक नया बिलीफ बनाते हैं, एक रिकॉर्ड के ऊपर या 2 रिकॉर्ड के ऊपर या 10 रिकॉर्ड के ऊपर। फिर हम और 10 रिकॉर्ड लेते हैं और हम अपने पुराने बिलीफ को अपडेट करते हैं और नए डेटा के साथ दोबारा से फिर एक न्यू बिलीफ क्रिएट करते हैं। नए डेटा के साथ वो प्रायर बिलीफ हो जाता है, फिर एक न्यू बिलीफ क्रिएट होता है। अनलेस के हमारे पास जितना भी ट्रेनिंग डेटा होता है उसके एंड पे हमारे पास एक बिलीफ होता है जिसको कहते हैं ये हमारा बिलीफ है कि अच्छा थीटा की वैल्यू ये होगी। एक्चुअली में हमें थीटा ही चाहिए होता है। अगर हमारे पास थीटा है तो इट मीन्स कि हमारे पास मॉडल है। 7 मिनट के बाद ये एक दफा दोबारा से रीस्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज द next topic is जो इसी से रिलेटेड है, probabilistic interpretation of linear regression। हमारे पास एक हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी कि पी ए गिवन बी से हमारे पास एक नई यूनिवर्स आती थी और हम क्या करते थे, हम अपनी पुरानी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी उसको नॉर्मलाइज करते थे विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के साथ। यहाँ तक हमने किया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम नई यूनिवर्स जो हमारे पास आ गई है उसके साथ इसको नॉर्मलाइज करते हैं। हमारे पास होता ये है कि लीनियर रिग्रेशन के ऊपर हमारे पास एक एक्स एक्सिस था, सॉरी ये कुछ थोड़ा हुआ, हमारे पास एक एक्स एक्सिस था और एक वाई एक्सिस था। हमारे पास कुछ डेटा है वो हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ये 1 है तो यहाँ पे कुछ डेटा होगा। ये मुझे 2 मिनट के बाद इसने बंद हो जाना और मुझे दोबारा ये बनाना पड़ना। यहाँ कुछ डेटा होगा इस लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कुछ डेटा होगा, यहाँ पे कुछ डेटा होगा और फिर यहाँ पे भी कुछ डेटा होगा। इसी तरह फिर यहाँ पे डेटा होगा, कुछ यहाँ पे डेटा। ये मैंने 1 है, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बात ऐसी नहीं है कि डेटा सिर्फ इन्हीं लाइंस के ऊपर है, डेटा कहीं पे भी हो सकता है। सिर्फ मैंने चंद डेटा पॉइंट्स जो है वो इसके ऊपर हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि p ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, y, ये हमने यहाँ पे इस डेटा को प्लॉट कर लिया। अगर हम किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर इसको अगर हम देखें तो हम क्या करते थे, हम कॉन्टूर प्लॉट जो है वो ड्रॉ करते थे।
कंटूर प्लॉट कुछ इस तरह का होता था। अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट कहां पे होंगे? सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट इस जगह पे होंगे। वाई? क्योंकि दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्राफ। हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर लिमिट थ्योरम के ऊपर बेस करती है, और वो भी इसी तरह होती है। सेंटर लिमिट थ्योरम अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसका जो मेन थीम ये है कि रियल वर्ल्ड के अंदर चीजें अपने सेंटर के करीब तरीन जितनी होंगी वो उतनी एक्यूरेट होंगी। तो अब कंटूर प्लॉट में भी अगर देखें कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। आप देख सकते हैं कि ये देखें यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये मैक्सिमम हाइट पे हैं, इसी वजह से दायरा यहाँ तक है। जो पॉइंट यहाँ पे होगा वो मिनिमम होगा, उसकी हाइट कुछ कम हो जाएगी। यानी कि आप जितना सेंटर से दूर जाते जाएंगे आपकी वैल्यूज कुछ कम होती जाएंगी। और एक टाइम आएगा कि जब आपकी वैल्यू, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। ये इसी तरह से है कि अगर आप किसी बंदे की हाइट बता दें तो आप उसका वेट बताएं, या वेट आप किसी बंदे का बताएंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर आप उसकी हाइट कैलकुलेट कर लें। तो नॉर्मली जो 5.5 फुट के लोग हैं वो सबसे ज्यादा होंगे, वो इस लाइन पे लाई करेंगे पूरी यूनिवर्स के अंदर। लेट्स से 5.7 जो है वो नॉर्मल हाइट है। लेकिन जो जो आप हाइट बढ़ाते जाएंगे आप कहेंगे कि अगर 6 फुट का बंदा है वो कितना है, तो वो हो सकता है इतने हो। अगर आप 7 फुट का कहें तो इतने हो। 8 फुट का शायद ही कोई एक आध बंदा हो, और 9 फुट का या 10 फुट का कह दें तो हो सकता है वो जीरो हो जाए, उसका वेट ही जीरो हो जाए। तो जितना आप सेंटर के करीब तरीन होते हैं उतनी आपकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है। तो ये आपका ग्राफ अगर वाई के सेंस में बने तो ये इस तरह से होगा, कुछ डेटा इस तरह से प्लॉट हुआ होगा। कुछ चीजें माइनस में जाएंगी एक्स की और कुछ पॉजिटिव में जाएंगी। ओके, अब ये सारे का सारा जो है ये हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी क्या है, ये x इज इक्वल टू 2 ये है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? वी मेक ए कट ऑन दिस, ये कट। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y